बाजार बोलता है इसमें एफआईएस के डेटा से शुरुआत करते हैं कि फ्राइडे के सेशन में एफआईएस क्या करके गए थे। तो ऑफ कोर्स ट्रेंड में कोई रिवर्सल नहीं है, उन्होंने वही सेलिंग की है करीब 3000 करोड़ की, लेकिन डीआईज का भी ट्रेंड रिवर्स नहीं है, 1800 करोड़ की बाइंग करके ले गए हैं। एक बार देख लेते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स और ग्लोबल इंडिसीज। तो पहले ग्लोबल इंडिसीज देख लेते हैं कि फ्राइडे के सेशन में अमेरिकन मार्केट्स में क्या हुआ और उसके बाद हम शुरुआत करेंगे एशियन मार्केट से। तो अमेरिकन मार्केट्स में ठीक डाउ जोन्स में करीब 0.5% की तेजी देखने के लिए मिली, वहीं हैंसेग में आज करीब 0.5% का उछाल है, कोस्पी फ्लैट टू पॉजिटिव है। निकाई में लास्ट वीक का जो जापान ने ट्रेड डील की थी तो उसका एक इम्पैक्ट था, फिर अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे रही है। और चाइना फ्लैट टू नेगेटिव है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इंडिकेशन जो है वो कुछ खास पॉजिटिव नेगेटिव है नहीं। लेकिन टॉप गेनर्स और लूजर्स देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज के मार्केट में अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो स्ट्रेंथ दिखाने वाले शेयर्स, पारादीप फॉस्फेट 200 पार हो गया, शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर, करीब 7% की तेजी। आधार फाइनेंसिंग हाउसिंग फाइनेंस करीब 7% तेज, एडवांस एंजाइम्स करीब 6.5%, सुदर्शन केमिकल करीब 6% और पूनावाला फिनकॉर्प करीब 5.5%। तो आज मिड कैप्स में अच्छी बाइंग देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि ऐसे में गिर रहे हैं। आज गिराने वालों में है कोटक बैंक जो कि 6% गिरा हुआ है आफ्टर रिजल्ट्स। पारा डिफेंस करीब 5.5%, जेन टेक्नोलॉजीज आफ्टर रिजल्ट्स 5% गिरा हुआ है, होम फर्स्ट 5% गिरा हुआ है, लोधा डेवलपर आफ्टर रिजल्ट्स 5% गिरा हुआ है। तो ज़्यादातर जो शेयर गिरे हुए हैं उन पे रिजल्ट्स का काफ़ी कुछ इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी खबर जो वीकेंड्स में डेवलप होती हुई दिखाई दी, इनफैक्ट कल जो हमने इंटरनेशनल लेवल पर देखी वो थी यूरोप अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो गई। हम लास्ट वीक ये कयास भी लगा रहे थे कि काफ़ी नज़दीक हैं वो ट्रेड डील के, और यूरोप पर 15% टैरिफ लगेगा। डील में ऑटो और अन्य सेक्टर भी शामिल होंगे, यानी कि उनको तो राहत मिल गई है, लेकिन स्टील और एल्यूमिनियम को राहत नहीं मिली है, उन पर 50% टैरिफ लगा रहेगा। यूरोप करीब $750 बिलियन के एनर्जी और डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेगा अमेरिका से, और अमेरिका में करीब $600 बिलियन का निवेश भी करना होगा। 2024 में अमेरिका का यूरोप से जो ट्रेड डेफिसिट था वो करीब $235 बिलियन था। विनीत सर, एक चीज़ तो हो गई कि जापान की ट्रेड डील हो गई, यूरोप की ट्रेड डील हो गई। अब यूरोप की ट्रेड डील होने से मैं दो सेक्टर्स पर आपसे पूछना चाहूँगा। एक जो आईटी सेक्टर पर जो हैंगओवर चल रहा था अनसर्टेनिटी का, क्योंकि वो स्पेंडिंग को लेकर और डील पाइपलाइन जो इनकी स्ट्रांग थी इंडियन आईटी की, वो कह रहे थे कि हम डील स्टक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी। अब थोड़ी अनसर्टेनिटी हटी है आईटी कंपनियों के लिए या नहीं अभी भी? अमेरिका और यूरोप के बीच में डील होने से इंडियन मार्केट पे डायरेक्ट कोई असर नहीं होता है। हम्म। मुझे लगता है कि आईटी शेयर्स एक रिलीफ रैली के बाद में वापस पिटेंगे और ये दौर चलता रहेगा, क्योंकि हम्म। आप देख रहे हैं कि काफी स्लो डाउन हो रहा है। अ, इनकी अर्निंग्स नहीं आ रही, अभी मार्जिन भी कंप्रेस हो रहे हैं और अभी इनको लोग फायर करने पड़ रहे हैं। तो इनका जो हम्म। पूरा बिजनेस जब तक ये कंप्लीटली बॉडी शॉपिंग से हटके शिफ्ट नहीं होता टू ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, रिकरिंग सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू विच आर नॉट बेस्ड ऑन ह्यूमन लेबर, तब तक हम हम्म। देखेंगे कि ये ऐसे ही चलते रहे। दूसरा सर, कुछ शेयर्स जो कि हमारे जो इंडियन कंपनीज हैं जिनका यूरोप से एक्सपोजर है, अमेरिका से एक्सपोजर है, लाइक टाटा मोटर्स, टाटा टेक, जो कि यूरोप के ऑटो सेक्टर को काफ़ी कुछ सर्विसेज देती है, और मदरसन सुमी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, अपोलो टायर्स, टाटा स्टील, इन सभी पर किसी पर कोई आपकी पसंद या नापसंद? नहीं, आपने जो तीनों शेयर बताए ये डेफिनेटली पॉजिटिव मूव है टाटा मोटर्स, टाटा टेक्नोलॉजीज के लिए, मदरसन सुमी के लिए, क्योंकि अभी जो अनसर्टेनिटी ग्रोथ की वो निकल जाती है। लेकिन टैरिफ तो लग ही रहे हैं ना, तो हम्म। कम लग रहे, जितना वो बोल रहे उतने नहीं लग रहे। हम्म। तो हमें लगता है कि ये तीनों शेयर के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव है, और इनमें आप देखोगे कि थोड़े दिनों के बाद अच्छी खासी बढ़त आएगी। पर राइट नाउ अभी भी कोई मोमेंटम ये स्टॉक्स में नजर नहीं आ रहा। ठीक है सर, लेकिन अगर मैं ये ऐसे पूछूं कि देखिए टैरिफ तो सभी पर लग रहे हैं, तो अगर अमेरिका एक 100 रुपये की चीज़ पहले खरीदता था, वो अपने ही देशवासियों को 115 रुपये की चीज़ प्रोवाइड करा रहा है, और वो जो 15 रुपये हैं वो अपने उनके रेवेन्यू में जा रहे हैं इनडायरेक्टली। तो
क्योंकि हर कंट्री टैरिफ के साथ अपने रेट रिवाइज करके देगा अमेरिका को। तो इसमें बाकी कंपनियों को कैसे मतलब प्रॉब्लम है जिनका एक्सपोजर अमेरिका या यूरोप में है? अ, देखिए, ये अमेरिका यूरो से लेके रिलेटेड मेरा आंसर नहीं है। हम्म। आप देखेंगे अगर टेक में तो प्योर कट एआई का बढ़त बढ़ रहा है, नंबर वन। हम्म। नंबर टू, इंडिया की बहुत सारी कंपनीज बॉडी डिपेंडेंट है। मतलब जितने आप हम्म। एम्प्लॉय करोगे उसको कॉस्ट प्लस आपको मिलता है। हम्म। तो जैसे ये ट्रांसलेशन टू रिकरिंग रेवेन्यू होता है एंड और आप अगर एम्प्लॉय कोर्स कम करते हो तो ये अच्छी सिनारियो है। लेकिन जब आप जब अपने वर्कफोर्स को फायर कर रहे हो, क्या आपका वो इनकम जनरेशन रिकरिंग हो रहा है कि नहीं? मुझे नहीं लगता हम्म। ये हो रहा है। तो हम्म। मुझे लगता है कि कोई कोई कंपनीज है जो अपने पूरा एआई मॉडल को कन्वर्ट करके जितना भी एफर्ट जा रहा है ना, उनकी टॉप लाइन नहीं बढ़ रही है। तो हम्म। जब तक टॉप लाइन में बढ़त नहीं आती है तब तक हम कह नहीं सकते कि ये सेक्टर में रिवाइवल आ चुका है। तो मुझे लगता है ये सेक्टर में थोड़ा सी मंदी रहती चलती रहेगी। टाटा टेक्नोलॉजीज की बात थोड़ी अलग है। टाटा टेक्नोलॉजीज प्राइमरीली इज अ डिजाइन कंपनी, और ये ऑटो सेक्टर को मदद करती है उनके नए मॉडल्स लॉन्च करने में। और ये काफी अपना बिजनेस भी आउट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर कोशिश कर रहे हैं। पर अभी तक उसमें ट्रैक्शन नहीं आ रहा है, कोई बड़ी बड़ी डील्स अनाउंस नहीं हुई है। पर हम्म। डेफिनेटली ये वैल्यू में है ना, स्टॉक थोड़ा वैल्यू बाय बनता हुआ है मेरी नजर। तो टाटा टेक सर को लगता है कि एक वैल्यू बाय है विद इन दिस स्पेस, जितने भी सारी ये यूरोप वगैरह की और अमेरिका की डील हो रही हैं। ठीक है सर। एक डोनाल्ड ट्रंप ने तो बोला कि हम डेडलाइन नहीं बढ़ाएंगे, डेडलाइन पर बात कर लेंगे, लेकिन 1 अगस्त से आगे डेडलाइन नहीं बढ़ेगी, उनके यूएस सेक्रेटरी कह रहे हैं। मतलब ये अलग ही चल रहा है सर उनके यहाँ पर मामला। और ट्रंप कह रहे हैं कि डेडलाइन के बाद वो ट्रेड डील करने के इच्छुक हैं। अब एनीवेज, जैसा कि ट्रंप के मूड स्विंग्स होते हैं, बातों के स्विंग्स होते हैं, यू टर्न लेने की आदत है, तो उस पर थोड़ी सी स्ट्रीट की नज़र तो रहेगी कि 1 अगस्त के बाद होना क्या है। 1 अगस्त को भी वो कुछ भी बयान दे सकते हैं। दूसरा कि अमेरिका और चीन के बीच आज ट्रेड डील पर स्वीडन में बातचीत भी होने जा रही है। हालांकि ये माना जा रहा है कि ट्रेड डील तो नहीं होगी ब्रॉडर वे में, लेकिन बातचीत होगी, तो जो दोनों के बीच में एक रसाकशी है वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। विनीत सर, कैसे देख रहे हैं अगर अमेरिका की चाइना के साथ ट्रेड डील हो जाती है तो फिर एक मेजर जो इकोनॉमी रह जाती है वो शायद इंडिया ही रह जाती है, जिसके साथ ट्रेड डील नहीं होगी, क्योंकि जापान के साथ उन्होंने कर ली, ब्रिटेन के साथ कर ली, उन्होंने यूरोप के साथ कर ली, चाइना के साथ अगर हो जाए आने वाले समय में तो फिर केवल एक इंडिया ही रहता है बड़े कंट्रीज में, और भी कोई बड़ी डील है? मेरे ख्याल में जिस तरह से अभी अमेरिकन इकोनॉमी का बर्ताव है, वो इंडिया के विरुद्ध जो है, वो क्लियर कट एक जियो पॉलिटिकली ड्रिवन इनिशिएटिव है। एजेंडा हम्म। उनका जियो पॉलिटिकल है। जिस तरह से वो हमारी जो रेड लाइंस है उसके ऊपर ही डिस्कशन करना चाहते हैं, वो हम्म। मुझे लगता है कि दिस गोज जस्ट बियॉन्ड ट्रेड। एंड जिस तरह से आप देख रहे हो कि अपने नेबरहुड में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, तो हम्म। वो क्लियर कट एक यूएस एजेंडा है कि आप ईस्ट ऑफ इंडिया में एक उनका एक सेपरेट सिचुएशन कार्व आउट करो। तो इनके चलते हुए मुझे नहीं लगता इंडिया के बाद डील होगी। तो यही चल रहा है। ठीक है सर। एक और खबर जो कि इंडिया की ट्रेड डील से रिलेटेड है, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई काम तो जारी है इस ट्रेड डील पर, और भारत की अमेरिका की जो ओमान और भारत की ट्रेड डील है वो भी फाइनल स्टेज में पहुंच गई है। वित्त मंत्री का भी बयान आया था वीकेंड्स में कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बातचीत काफ़ी एडवांस स्टेज में चल रही है, मतलब बातचीत जारी है एग्रेसिव साइड पर। सर, क्या लगता है कि अगर 1 अगस्त को हम डील नहीं कर पाए, 1 अगस्त से पहले, तो मार्केट कैसे रिएक्ट करने वाला है? मतलब 31 जुलाई को अगर डील की अनाउंसमेंट नहीं आती है 31 जुलाई वाले दिन तक भी,
तो मार्केट 31 जुलाई और 1 अगस्त को कैसे बिहेव करने वाला है? वही मैंने आपको बताया कि ये डील होने वाली नहीं है, तो आपको और अमेरिका, देखिए अमेरिका की दुविधा बहुत है अभी तक। जितने भी ट्रेड सैंक्शंस लगे उसकी वजह से हर एक चीज 18 रुपए महंगी हो गई यूएस में। ये कॉस्ट अभी तक ना कंज्यूमर को पास ऑन नहीं हुआ है, क्योंकि कंपनी, इंपोर्टर और इंडियन वेंडर इसको अब्सॉर्ब कर रहे थे। लेकिन आगे जाके आप देखोगे कि ऐसा होने वाला नहीं है। कोई भी ये कॉस्ट अब्सॉर्ब करने के सिचुएशन में नहीं रहने वाला है, और ये आपके अमेरिकन कंज्यूमर को ये कॉस्ट पास ऑन होने वाला है। और आप देखोगे कि वहां से मंदी आनी चालू हो जाएगी यूएस मार्केट में। ऑब्वियसली ये सारी चीजें मुझे लगता है सितंबर क्वार्टर के बाद में आपको जैसे नंबर्स आएंगे तभी आपको देखने को मिलेंगे। तो यूएस प्रेसिडेंट ये डील मेरे हिसाब से अ, उनके लिए जोखिम का रहेगा। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है यूएस के साथ। लेकिन सर प्रॉब्लम यूएस के साथ ही नहीं, टीसीएस के साथ भी हो गई कि टीसीएस ने कहा कि हम अपनी 2% वर्कफोर्स घटाएंगे। 6 लाख से ज़्यादा उनके यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें से कि करीब 12,000 एम्प्लॉयज़ की वो छुट्टी करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हमें बहुत ये डिसीज़न हमारे लिए टफ रहा, लेकिन ये डिसीज़न हमें लेना पड़ेगा कंपनी के लॉन्ग टर्म भविष्य को देखते हुए। और ज़्यादातर जो लोग निकाले जाएंगे वो हाई और मिडिल लेवल से निकाले जाएंगे। सर ये ट्रेंड अगर टीसीएस शुरू कर रहा है इंडिया के अंदर, क्योंकि हमने देखा कि यूएस में भी इंटेल का जो शेयर था वो काफ़ी तेज़ी से गिरा, क्योंकि उन्होंने भी बोला कि हम काफ़ी ज़्यादा वर्कफोर्स अपनी निकालने वाले हैं। और अब टीसीएस शुरुआत कर रहा है, तो ये हम मान के चलें कि आईटी कंपनीज में इंडिया में ट्रेंड अब शुरू होने जा रहा है, और इसके क्या कुछ इम्प्लीकेशंस होंगे? जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मार्जिन नहीं आ रहे, इनकी टॉप लाइन नहीं बढ़ रही, कॉस्ट तो बढ़ रही है ना। तो आप कॉस्ट कैसे मेंटेन करोगे? लोग भी तो चाहिए आपको। तो आप हाई लेवल और मिड लेवल की जो मैनेजमेंट है उसको कम कर दो, और हाई कॉस्ट एम्प्लॉय को, और जो एग्जिस्टिंग बचे कुछ एम्प्लॉयज है उनके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो। तो अगर ये हम बात नारायण मूर्ति के स्टेटमेंट के साथ कोरिलेट करें कि एम्प्लॉय शुड बी रेडी टू वर्क मोर देन 12 आवर्स जो उन्होंने कहा था, तो ये परफेक्टली साइकोलॉजी में फिट होता है। ठीक है। तो सर मतलब ये मार्जिन्स बढ़ाने वाली चीज़ होगी, या ये मतलब अभी शॉर्ट टर्म में पेन देने वाली चीज़ होगी? ये मार्जिन मेंटेन करने वाली चीज है। ओके। इसका मार्जिन इनके मेंटेन नहीं हो रहे, और 12,000 हाई लेवल और मिड लेवल एम्प्लॉयज निकालना मतलब एक बहुत ही सीरियस डिसीजन। सर तो बेंगलोर और जो हैदराबाद जो चेन्नई, इस साइड पर जो ज़्यादा मतलब जो हम आईटी का एक हब कहते हैं, वहाँ पर रियल एस्टेट का क्या होगा? मैंने आपके शोज में पिछले 2-3 महीने से, जब से आप पूछ रहे हो, मैंने हमेशा रियल एस्टेट को कभी प्रमोट नहीं किया है एज अ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। एंड दिस इज द प्रिसाइज रीजन कि रियल एस्टेट के बायर्स कौन है। रियल एस्टेट के हाई पेइंग इंडस्ट्रीज के बायर है, और ये हाई पेइंग इंडस्ट्रीज कौन सी है? आपके टेक रिलेटेड है और यूएस बिजनेस रिलेटेड है। तो ये जो अपने जो पूना, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मैसूर और दिल्ली के जो मार्केट्स है, उसमें हमें लगता है कि लगातार ट्रेंड आने को मिलेगी। अब तक 4 कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं रियल एस्टेट में, सबके रेवेन्यू नंबर्स डाउन है, और बुरी तरह से डाउन है। तो हमें लगता है कि ये जो सेक्टर है काफी बबल फेज में है, और आप देखोगे कि इसमें बहुत अग्रेसिवली सेलिंग आएगी आगे जाके। तो रियल इस्टेट सेक्टर के लिए थोड़ा सा एक प्रॉब्लम तो है। और आईटी कंपनीज़ की जॉब जाना, बड़ी जो आईटी कंपनीज़ में इतने बड़े लेवल पर जॉब्स जाना, जो लोग ईएमआई पर घर ले रहे थे उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, डिमांड को थोड़ा सा कट कर सकता है। टाटा कम्युनिकेशन को लेकिन सर एक और प्रॉब्लम आ गई टाटा कंपनी में कि उसको एजीआर देना होगा,
7800 करोड़ रुपए का उनको नोटिस मिला है। FI 06 से 24 तक का ये AGR ड्यूज़ है। सर कैसे देख रहे हैं टाटा कम्युनिकेशन को? सर एक केस कोर्ट में केस फाइल कर देंगे तो ये चलता रहेगा मामला, कोई इतना भरेगा नहीं। अच्छा, हाँ उन्होंने कहा भी है वैसे सर कि हम इसमें देखेंगे, इसके आगे भी जाएंगे। लेकिन सर अभी तक जो जो कंपनियां गई हैं उनके फेवर में कुछ आया नहीं, तो मतलब टाटा कम्युनिकेशन इसको जीत पाएगी, अपनी प्ली रख पाएगी पॉजिटिवली, इसके क्या चांसेस लग रहे हैं इस तरह? नहीं, इनको गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट बिकॉज टेलीकॉम इज अ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, उनको इनके साथ कुछ नेगोशिएट करना पड़ेगा। पर ये सब पॉलिटिकली सेंसिटिव डिसीजंस होते हैं, ये टाइम आने पे ही लिए जाते हैं, अभी इनके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है। लेकिन सर रिजल्ट्स पे क्या कहेंगे? जेन टेक्नोलॉजीज के रिजल्ट्स आए, 38% रेवेन्यू डाउन हुआ, नेट प्रॉफिट भी 38% डाउन हुआ, एबिटा डाउन हुआ 42%, और मार्जिन्स भी गिर गए करीब करीब 280 बेसिस पॉइंट, 43.7 से 40.9% पर एबिटा मार्जिन्स आ गए। सर कैसे देख रहे हैं जेन टेक को? आज डाउन सर्किट लगा हुआ है 5% का। देखिए, अगर डिफेंस टेक की कंपनी में नेगेटिव रिजल्ट आएंगे तो प्रॉब्लम है। एकदम हाई ग्रोथ सेक्टर है, और आपका जो ड्रोन्स होते हैं तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है मार्केट डिफेंस वॉर्स में। तो हमें लगता है कि इनको अगर नीचे का नेगेटिव सर्किट लगता है और इतनी खराब नंबर आते हैं तो डेफिनेटली इस मॉडल को रिविजिट करना पड़ेगा। अभी जो सर निवेशक फंस गए हैं, जो ऊपर के लेवल पर हैं या इन लेवल्स पर भी हैं, क्योंकि डाउन सर्किट है तो लोगों में थोड़ा सा बेचने की भी मारामारी हो जाती है। ये बेचना सही रहेगा अगर सर्किट खुलता है, या इसको किन्हीं लेवल्स के आसपास या कोई चीज़ें हैं कि यहाँ से इतना परसेंट नीचे आए तो खरीदना भी बनता है, थोड़ा एक डिफेंसिव प्ले हो जाएगा? नहीं, मुझे लगता है कि ये कंपनी में से एग्जिट करना चाहिए और ओके, लोअर लेवल्स पे ही देखना चाहिए जब क्लाउड्स क्लियर हो इसके ऊपर। ठीक है। अगली कंपनी सर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, यहाँ पर देखें तो रेवेन्यू में करीब 2% का राइज हुआ, नेट प्रॉफिट लेकिन 41% गिरता हुआ दिखाई दिया, एबिटा भी करीब 24% गिरता हुआ दिखाई दिया, मार्जिन्स तो लगभग 75% ही रह गए, मतलब 24 थे अब 18% की रेंज में आ गए, तो ऑलमोस्ट 25% मार्जिन्स कम हो गए हैं, 24.4 से 18.3। अगर इन टर्म्स ऑफ बेसिस पॉइंट्स देखें तो ऑलमोस्ट 600 बेसिस पॉइंट साफ हो गए हैं। सर लेकिन बालकृष्ण इंडस्ट्री का चूंकि एक्सपोजर काफ़ी कुछ हद तक यूरोपियन साइड पर रहता है, तो इस आज रिएक्शन भी कुछ इसी तरह का है कि काउंटर पर भले ही नतीजे इसके वीक आए हों, लेकिन काउंटर ऊपर है करीब 2%। सर ये हम मान के चलें कि ये रिजल्ट बॉटमिंग आउट की तरफ है, रिजल्ट्स ठीक हो जाएंगे आगे, आउटलुक पर चलना है या रिजल्ट्स पर? आउटलुक पे जाना चाहिए, कमोडिटी स्टॉक है, रिजल्ट्स आ जाते हैं, पर हमने इसको बहुत टाइम से ट्रैक नहीं करे तो आपको है ना उचित ज्ञान नहीं दे पाएंगे इसके ऊपर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं सर। लेकिन सर कुछ नतीजे आज आ रहे हैं, और उसमें आज के नतीजे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो इन्हीं शेयरों पर ज़्यादा काम करते हैं। मैं एक बार नतीजों की लिस्ट आपको दिखा देता हूं सभी को। आज गेल के रिजल्ट्स आ रहे हैं, अदानी ग्रीन के रिजल्ट आ रहे हैं, ATGL के रिजल्ट आ रहे हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के रिजल्ट आ रहे हैं, PPL फार्मा, पिरामल फार्मा के रिजल्ट्स आ रहे हैं, एम सुमी वायरिंग के नतीजे आ रहे हैं, और इंडसइंड बैंक के नतीजे आ रहे हैं। विनीत सर पहले मैं गेल के नतीजों से शुरुआत करता हूं, जहां पर कि नतीजे थोड़े से इस बार जो उम्मीदें हैं वो सॉफ्ट हैं, ज़्यादा कुछ खास नतीजे नहीं आने वाले हैं ग्रोथ साइड पर, लेकिन और काउंटर भी चला भी नहीं है, काउंटर भी सोचता है, लेकिन इनका जो PNGRB के साथ जो डिसीजन आना था, जिसमें कि गैस ट्रांसमिशन का जो टैरिफ था उसको बढ़ाने को लेकर बात थी, पिछले 4-6 महीने से हम सुनते आ रहे कि ये बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन अभी तक बढ़ा नहीं है। अब कंपनी का मैनेजमेंट बोल रहा है शायद अगस्त में बढ़ जाएगा फाइनली। कैसे देख रहे हैं सर आज नतीजों पर? अगर नतीजे थोड़े से साइडवेज रहते हैं तो क्या रिएक्शन रखना चाहिए एक निवेशक के तौर पे?
ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, काउंटर में अभी कोई मोमेंटम नहीं है। और हमें लगता है कि ये मार्केट अंडर परफॉर्मर है, तो नाइदर अपसाइड नॉट डाउनसाइड कोई इसमें बड़ी વધઘट होने वाली है। देखिए मैं बता दूं कि जो नतीजे हैं उसमें मैं एमओएसएल के एस्टीमेट्स बता रहा हूँ। करीब कंपनी की सेल 1.5% बढ़ने वाली है और प्रॉफिट में वाई ओ वाई बेसिस पर 24% का डिक्लाइन आ सकता है, करीब 2060 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आ सकता है। लेकिन क्यू ऑन क्यू ये प्रॉफिट मार्जिनली बढ़ता हुआ दिखाई देगा, 2050 करोड़ के मुकाबले 2060 करोड़, तो वहाँ पर करीब करीब आधा 1% का आपको जंप मिल जाएगा। तो बहुत ही फ्लैटिश से नतीजे इस बार शायद देखने के लिए मिले, लेकिन वाई ओ वाई हो सकता है कि 24% का प्रॉफिट में डिक्लाइन भी देखने के लिए मिले। लेकिन इंपॉर्टेंट वही है कि ऑनलाइन ऑनगोइंग जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं और जो ट्रांसमिशन के जो टैरिफ्स हैं वो एक की मॉनिटरेबल होंगे इस कंपनी के नतीजों के साथ। सर अदानी शेयर, अदानी हमने देखा था एनर्जी सॉल्यूशन के रिजल्ट्स आए थे, काफ़ी शानदार नतीजे देखने के लिए मिले थे। कंपनी लॉस टू प्रॉफिट आई, वाई ओ वाई बेसिस पर, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी ऑपरेशनल फ्रंट पे कंपनी ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था, लेकिन काउंटर पिट गया। ये अदानी शेयरों पर अब क्या करें, अदानी ग्रीन्स एटीजीएल पर? देखिए ये है ना, एक्चुअली ये बहुत नैरो रेंज में ट्रेड कर रहे हैं सारे अडानी के स्टॉक्स। अगर आप देखेंगे काफी टाइम से एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, तो अभी इनमें कोई मोमेंटम नहीं है। रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं लेकिन मार्केट में पार्टिसिपेशन इनमें कम है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें जब थोड़ा बहुत अपसाइड आए ना तो ही इनमें निवेश करना चाहिए, नहीं तो आपका कैपिटल लॉक हो जाता है। हमें ये सारे शेयर्स बहुत पसंद है, लेकिन जब मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इनको लेके बैठने में कोई मतलब नहीं। सर लेकिन अगर ये चले तो ये मौका भी कहाँ देते हैं, ये फिर वो 10-10% की रेंज में आ जाते हैं एकदम से ऊपर एक ही दिन में। वही हो रहा है। अगर आप पिछले 1 डेढ़ साल से ट्रैक करोगे, एक बहुत बड़ा कैंडल बनता है, उसके बाद में स्टॉक पिटता रहता है, वापस वही लेवल पे आ जाता है। तो वही मैंने कहा, जब तक आपको 2 सलग या 3 सलग दिन नहीं आते ना कि मोमेंटम है, तो इनमें इन्वेस्ट करके, क्योंकि वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज ऑल्सो वेरी हाई, सो इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं उनकी कैपिटल लॉक हो जाती है। तो अगर आप ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में हो, आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, या इसमें मोमेंट टाइम आए तभी ही इसमें आप पैसा लगाएं। तो मतलब सर अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से सोचे तो खराब तो नहीं है ना काउंटर कोई? बिल्कुल नहीं है, क्या इतनी बहुत बढ़िया चल रही है, सब कंपनी अपना डेट कम कर रही है, ग्रोथ आ रही है। ग्रोथ की कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन सेक्टर है। आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड में शॉर्टेजेस की बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, ड्रिवन बाय एआई। कल ट्रम्प ने पॉलिसी निकाली एआई की, एआई फर्स्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए डेटा सेंटर सेट करने पड़ेंगे। डेटा सेंटर डालेंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। जितना आप एआई के साथ करोगे, उतना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ता है। तो यूएस में एस्टिमेट्स है कि आपको पूरा एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर डालना पड़ेगा। और आज की डेट में जितना पूरा यूनाइटेड स्टेट्स कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिसिटी, उतना सारा तो एआई कंज्यूम कर लेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ानी पड़ेगी, और उसके लिए आपको ऑप्शन नहीं है, इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। डेकेडल थीम है ये, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपको इसमें मोमेंटम देके ही काम करोगे तो आपको ज्यादा मुनाफा होगा। ठीक है सर। बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये काउंटर जब जब युद्ध होते हैं काफ़ी तेज चलते हैं सारे डिफेंस के, और अब जब युद्ध समाप्त से हो गए तो ये शेयर भी अब थोड़ा सा अपने मोमेंटम के समाप्ति की ओर है। मोमेंटम का समाप्ति बोल रहा हूँ मैं। 430-35 तक चला गया था ये शेयर, अब पिटते हुए 390 की रेंज पर आ गया। रिजल्ट्स जो होंगे इनके थोड़े से इस क्वार्टर में वीक ही रहते हैं, क्योंकि Q4 जो होता है बेस्ट क्वार्टर होता है डिफेंस कंपनियों का, हम कई बार बता भी चुके हैं इस चीज़ को। कैसे देख रहे हैं सर बिफोर रिजल्ट एंड आफ्टर रिजल्ट, जो कि उम्मीद है कि ज़्यादा खास रिजल्ट इस बार नहीं आएंगे? और नहीं, ये अच्छा ही है। इनकी देखो, इनकी ऑर्डर बुक आपको ट्रैक करनी चाहिए, और जिस तरह से इनकी ऑर्डर बुक बढ़ रही है, और ये ना, इनके बिजनेसेस कैपेसिटी डिपेंडेंट नहीं रहते इतने, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स काफी रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें बेटर देन अदर पीएसयू डिफेंस कंपनीज में इनमें
मोमेंटम आ सकता है गिवन द फैक्ट दैट इसमें ऑपरेटिंग लीवरेज काफी रहता है। तो ये आपको डिक्लाइंस पे जरूर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आपको 350 370 के रेंज में मिलता है तो इसको डेफिनेटली बाय करें। ठीक है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अगर थोड़ा सा आपको डिक्लाइन पर मिलता है तो आप ले सकते हैं। हम बता दें कि कंपनी के जो नतीजे हैं वाई ओ वाई बेसिस पर तो ठीक है, 15% की ग्रोथ दिखेगी आपको, और रेवेन्यूज़ में, और 8% की ग्रोथ हो सकता है प्रॉफिट में दिखाई दे, स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इनका जो रेवेन्यू था वो लास्ट क्वार्टर में आया था, जनवरी मार्च क्वार्टर में, करीब 9120 करोड़ रुपए का, जो कि अब घट के रह जाएगा 4843 करोड़ रुपए, ये एस्टिमेटेड है। और प्रॉफिट्स में देखें तो करीब इनका जो प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में आया था वो करीब 2100 करोड़ रुपए का आया था, और इस बार 838 करोड़ रुपए का आएगा। तो डरे नहीं, क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर था इनका Q4 वो हमेशा ही स्ट्रांग रहता है। उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे नतीजे तो आपको कमज़ोर दिखेंगे, लेकिन वाई ओ वाई देखेंगे तो आपको नतीजे शायद हो सकता है कि पॉजिटिव आते हुए दिखाई दें। अगला काउंटर सर जो कि आज रडार पर रहेगा, पीपीएल फार्मा, पिरामल फार्मा। यहाँ पर भी एक वन टाइम एक्सपेंडिचर की वजह से सर लॉस आने की संभावना है, करीब 80 करोड़ रुपए का लॉस आ सकता है। काउंटर चला भी नहीं है, लेकिन मैं एमओएसएल की रिपोर्ट देख रहा था, वो बोल रहे थे कि ये साल ठीक रहेगा, 58% इनकी ग्रोथ आ जाएगी ओवरऑल। लेकिन वैल्यूएशन वाइज कैसा लगता है सर, और किस तरह की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट करते हैं पीपीएल फार्मा में? तो हमारा ना मोस्टली फुली वैल्यूड है, ये स्टॉक ज्यादा अपसाइड नहीं आ रही है, और ये हमारे FY 27 के टारगेट्स है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक में फॉर द टाइम बिंग आप होल्ड करके रखें। ट्रेंड ऊपर है तो उसके साथ ही रहे, लेकिन अगर ये 200 के नीचे आता है तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जी सर, बस दो काउंटर और रह गए हैं, मदरसन सुमी वायरिंग और इंडसइंड बैंक, इन दोनों पर और आपका व्यू। पहले मैं एम सुमी पर ले लेता हूँ व्यू आपका। ये हाल में ही इसमें शायद बोनस आया था, और ये 40 रुपये वाला शेयर जो छोटा वाला शेयर है सर, इस पर आपका व्यू सर? नहीं, ये अच्छे स्टॉक्स है, मतलब एंसिलरीज है, इनका ग्लोबल मार्केट है, तो आई थिंक दे विल डू वेल ओनली गोइंग अहेड। अच्छा, अगला सर इंडसइंड बैंक, यहाँ पर आपकी राय? इंडसइंड वैल्यू पिक है हमारे हिसाब से, और ये जैसे ही इनमें जो नया सीईओ अनाउंस हो जाएगा तो हमें लगता है कि ये स्टॉक वहां से पिकअप करेगा। तो अभी के लिए ये ऐसे ही 810 और 850 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो इसमें आप अभी कुछ ना करें, जैसे ही कोई सीईओ अनाउंस होता है कंपनी में तो आप देखो कि इनकी क्या पॉलिसीज आते हैं, उसके बाद में ही इसमें बाइंग करें। लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है जो वैल्यू पिक्स देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली इंडसइंड बैंक एक वैल्यू पिक है। ठीक है सर, आपकी रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं अभी जो आप अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं? अभी फिलहाल हमने मैं पर्सनल व्यू दे रहा हूँ कि मुझे लगता है कि अभी थोड़ा रुकना चाहिए, और ये जो अगस्त की जो डेडलाइंस है वो जाने दीजिए। उसके बाद में आपके अगले शो पे हम इसके बारे में बात करें। अच्छा, मतलब अभी सर कोई लिस्ट तो बना रखी होगी ना कि क्योंकि आप आएंगे, कहीं ऐसा ना हो सर 5-10% का मूव निकल जाए, तो वो लिस्ट बता दीजिए सर कि कौन से प्रोबेबल कैंडिडेट हैं। हम ये नहीं पूछ रहे कि अभी उनको बाय ही करना है। नहीं, एक्चुअली वो उपयुक्त समय पे ही उपयुक्त बात करनी चाहिए। ठीक है सर, मैं समझ गया। लेकिन सर एक चीज़, अच्छा लास्ट क्वेश्चन बस ये बता दीजिए कि जो इस समय पर जो माहौल है, अगर मतलब कोई सेक्टर सोचना हो कि ये ठीक है, सारी कुछ अनसर्टेनिटीज़ हैं, ये सेक्टर अनस्केच्ड निकल सकता है, वो सेक्टर कौन सा होगा? वो इलेक्ट्रिकल सेगमेंट है, इसमें इन्वेस्टमेंट जारी रहेगी, और इनमें जो एंसिलरीज है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और मुझे लगता है कि वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगी। चलिए ठीक है। तो विनीत सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ दर्शकों के पसंदीदा गेस्ट अंशुल जैन जी जुड़ चुके हैं। अंशुल जी, क्या हाल? गुड मॉर्निंग।
सर नमस्कार। कहाँ रह जाते हो अंशुल जी? अरे मैं तो कब का आके बैठा हूँ सर। अच्छा, हमें ही गोली दे रहे हो। सही है। अंशुल जी, अच्छा चलो अब ये बताइए कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडेक्स पर अपना व्यू बता दीजिए, क्या लग रहा है? बस बैंक निफ्टी और निफ्टी सुबह से 2 बार बाई दे चुके हैं, दोनों बार प्रॉफिट बुक हो चुकी है। तीसरी बार अगर फिर वीवैप पे टिका तो फिर बाई देंगे। सुबह से 2 बार बाई दे के प्रॉफिट बुक करा चुके हैं। मैं मार्केट में तेजी में हूँ। मैंने रोज ही कह रहा हूँ कि फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल पे मैं बायर ही रहूंगा, मैं सेलर नहीं रहूंगा। तो आज जैसे ही 2 बार, इत्तेफाक से आज 2 बार अपॉर्चुनिटी मिल गई है। और पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है कि आज तीसरी बार भी मिलेगी। अगर मिलती है तो वापस से नए डे हाई के लिए हम लॉन्ग प्ले करेंगे। ठीक है, चलिए, बढ़िया बात है। अंशुल जी ने ये बात आके थोड़ी सी लोगों में एनर्जी भर दी है कि मार्केट में तेजी दिख रही है उन्हें।